अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। दो बड़ी अहम खबरें आज। एक तो आपने देखा कि 9 मई मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद उसकी जानब से सजाएं सुनाई गई हैं। उसके बाद आपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में बैरिस्टर गौहर साहब की बड़ी अहम स्टेटमेंट सुनी है। वो कहते हैं कि रातों के अंदर PTI के रहनुमाओं को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। उसके बाद हमने फैसला करना है क्या इस ईवान में जाना है या नहीं जाना। इन सजाओं के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सियासत का हिस्सा रहेगी? पार्लिमानी बहरान पैदा हो सकता है? क्या अरकान असम्बलियों से इस्तीफा देंगे? PTI की नई जो सियासी तहरीक है उसके ऊपर क्या असरात होंगे? इस सब पर बात करते हैं आज। और साथ जो पिछले 24 घंटों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो किया और पाकिस्तान से जो मोहब्बत का आगाज किया, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अभी मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान इंसाफ मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब ने। मुझे ज्वाइन कर रखा है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब ने, और मियाँ रऊफ अता साहब ने जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। ATC फैसलाबाद के जज हैं जावेद इकबाल शेख साहब। 185 में से 108 अफराद को सजाएं हुई हैं। अब तक जो सजाएं 9 मई में हो चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को, तो मजमूई तौर पर 14 इनकी तादाद बनती है। 6 MNA हैं, 3 MPA, 1 सेनेटर, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, फ़ारूक हबीब, असद उमर, इन्हें सजाएं नहीं हुई। उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा, हामिद रजा को 10-10 साल कैद हुई है। यानी खुलासा यह है कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, उन्हें भी सजा। अपोजिशन लीडर सेनेट जनाब शिबली फराज, उन्हें भी सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर, वो पहले सजा पा चुके और तीनों को सजाएं हो चुकी, यानी नाअहली भी हो सकती है। सबसे पहले उमैर न्याजी साहब, क्या फैसला करेगी PTI इन सजाओं के बाद? क्या चैलेंज किया जाएगा या पार्लिमान का बॉयकॉट और इस्तीफे दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सज़ाओं को तो नेचुरली चैलेंज करना है, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है। जहाँ तक पार्लिमान के बाइकआउट की बात है, देखिए पार्लिमान इस वक्त फंक्शनली नहीं है, एक रिडंडेंट हो गया। 8 फरवरी का इलेक्शन जब अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई हो और जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया उन्हें वहाँ बिठाया ही नहीं गया, ला के किसी और को बिठा दिया गया। फिर उनके ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम कराई गई और फिर 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अपने मर्जी के बेंचेस बनाए जाएं, पूरे निज़ाम अदल को जकड़ लिया जाए। फिर ऐसे फैसले आए, फिर सवाल तो बनता है, फिर तो सोचना बनता है कि जी इस निज़ाम में आप किस हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बुनियादी तौर पर इस निज़ाम में तहरीक इंसाफ ने खाली सर्वाइव नहीं करना, तहरीक इंसाफ अपनी आवाम को भी जवाबदेह है। आप अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे इस सूरत हाल में, जब आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, जब टेररिज्म का इतना बड़ा ऑपरेशन हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ही ना हो, उसके अपने उस पे जो है ना एतराज़ात हो। तो इन सारे मसले मसाइल में बहुत सारे सवाल आते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की बैठक बड़ी ज़रूरी है और उन्हें बैठ के इस बारे में फैसला करना होगा। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ हैं कुंवर दिलशाद साहब। ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि रातों रात किया जा रहा है, धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं और वो उसे मंजूर नहीं करते। फिर वो साथ जिक्र कर रहे हैं इन सजाओं के मेरिट्स के ऊपर। क्या इन फैसलों के बाद कोई पार्लिमानी बहरान भी पैदा हो सकता है? और ये जो एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह डिस्क्वालीफाई कर रहा है ये दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? अच्छा, ये दरअसल आज जो फैसला आया है फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी ने जो फैसला सुना दिया है, उस पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपने आइन और कानून का पाबंद है। अब जब किसी लिखा हुआ हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 63 का 1 जो है उसके साथ आप पढ़ें, H के साथ पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है जब कोई किसी पार्लियामेंटेरियन को सजा हो जाती है तो उसकी जो है वो डी नोटिफाई करना वो इलेक्शन कमीशन की कायनी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। अब यहाँ चूंकि बाकायदा दहशतगर्दी की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट के लेवल की है वो जज, उन्होंने सजा दे दी है। अब अगर इनको हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाता है और ये सजा जो है, ये देखो दोनों काम करने पड़ेंगे, सजा भी मुअत्तल करनी पड़ेगी और फैसला भी मुअत्तल करना पड़ेगा। अगर फैसला मुअत्तल कर दिया, सजा बरकरार रही, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको डी नोटिफाई कर देना है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 232 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है अगर किसी को सजा हो जाए, कन्विक्टेड हो जाए, मुजरम करार दिया जाए, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको डी नोटिफाई करने का मजाज है। तो ये दोनों, एक आर्टिकल आ गया, एक एक्ट आ गया, उसके तहत इलेक्शन जब जो हमारा कमीशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो दो राय पे खड़ा हो गया। एक तरफ एक्ट है, एक तरफ कानून है, आइन है। इस लिहाज से उन्होंने डी नोटिफाई करना ही करना है। उसका पूरा 5 रुकनी बेंच बैठेगा। जैसे पहले लाहौर का जो फैसला हो गया
लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो भी नाहिल हो गए, डिनोटिफाइड हो गए। इसी पैटर्न के ऊपर इनको भी डिनोटिफाइड कर दिया जाएगा। अब अगर हाई कोर्ट लेवल पर इनके मुकदमात वापस लिए जाते हैं या इनको रिलीफ मिल जाता है या फैसला मुअत्तल हो जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको ने अगर नोटिफिकेशन कर दिया है ठीक तो वो उसको वापस ले लेंगे। ठीक लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये अस्करी असासों को जलाया गया है। इनको लिए मेरा अपना जाती तौर पर यह ख्याल है कि हमारी आला अदलिया जो है तमाम फैसले जो इंसदाद दहशतगर्दी की तरफ से आएंगे उनको स्टडी करेंगे, देखेंगे, उसमें अगर कोई कानूनी इस्तिकम हुआ तो मुमकिन है कि इनको रिलीफ मिल जाए। वरना आपको लगता है कि सजाएं बरकरार रहेंगी? आपको लगता है कि सजाएं बरकरार रहेंगी? ठीक है। अच्छा, मियां रऊफ अता साहब, आपको जहमत इसलिए दी कि आप सुप्रीम कोर्ट बार हैं। देखिए, ये जावेद इकबाल शेख साहब हैं, ATC के जज फैसलाबाद। उनका जो फैसला है उसका सफ़ा नंबर नुक्ता नंबर 67 है। मैं वो देख रहा था। वो लिखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो हर किसी का किरदार वाजे करना मुश्किल होता है, इसलिए एक किरदार पर बाकी सबको भी सज़ा दी जा सकती है। क्या ये वो मेरिट है जिसकी बुनियाद पे सज़ा होगी? और फिर ये एतराज़ भी इन फैसलों के ऊपर कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि FIR में वो नॉमिनेट थे, तब वो लीड भी कर रहे थे, उनको सजाएं नहीं हुई। ये 2 बड़े बुनियादी एतराज़ात हैं मियाँ साहब जो उठाए जा रहे हैं इन फैसलों के मेरिट्स के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो अभी नियाजी साहब ने कहा कि 26 तरमीम का इंसदाद दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। रेगुलर जज होते हैं, सेशन जज, फिर इनको अच्छा ATC का चार्ज दिया जाता है या इंसदाद दहशतगर्दी का जज मुकर्रर कर दिया जाता है। तो जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है उससे पहले चार्जशीट फ्रेम होती है। उस चार्जशीट में जो है उनमें हर किसी का अपना रोल दिया होता है। और जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा चूंकि ये एक किरदार था, वाइकेरियस ऑफ द लायबिलिटी अपनी जुबान में हम कहते हैं कि उस वाइकेरियस ऑफ द लायबिलिटी का तयन फिर जज शहादतों की रोशनी में करता है। तो उन्होंने पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन जरूर फ्रेम किए होंगे, फिर उसके अपने फाइंडिंग जरूर जजमेंट में दी होगी, जिस फाइंडिंग अभी आपने जिक्र किया। फिर उन फाइंडिंग्स को उनके ऊपर अपना डिसीजन दिया है। उस डिसीजन के बाद ये फैसला किया है। अगर ये ज़हन में बात आ रही है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वो किया और उनको एक लहदा कर दिया गया है, तो फिर मेरे मुनासिब फिर ये फैसला आगे जाके सस्टेन नहीं करेगा, टूट जाएगा कि एक सेट ऑफ एविडेंस से कुछ लोगों का बरी कर रहे और कुछ को आप सजा दे रहे। ये फिर अपीलेट कोर्ट इसको देखेगी और अपील जो होती है, जो कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रायल होती है, कोर्ट जो है री एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस कर लेती है। ये सब आपकी तवज्जो के लिए इसी फैसले में जो सफ़ा नंबर 23-24 है, उसमें भी एक पैराग्राफ है। उसका तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि जो लोग बरी हुए उनके खिलाफ 1 से ज़ायद जख्मियों की गवाहियां थी, क्योंकि वो पार्टी से लाताल्लुक हो गए थे, इसलिए वो सब बरी हो गए और साजिश के गवाहों की गवाही झूठी होने और लोगों के किरदार वाजे ना होने के बावजूद बाकियों को सजा हो गई क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या पैमाना है। नहीं देखें, ये जज को अख्तियार ही नहीं है इस तरह का ये बात लिखने का। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उन्होंने क्रिमिनल एक्ट उसका देखना है तो उनका रोल क्या था उस वक्त। अगर उन्होंने कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है जिसकी सजा बनती है तो उसको सजा उसके मुताबिक देगा। ये नहीं दे लिखा जाएगा कि उसने पार्टी छोड़ी, वो छोड़ी, ये फिर जज नहीं है। फिर इसका इस तरह की जजमेंट जो है ये सस्टेन नहीं रहती, ये फिर खत्म हो जाती है। और मेरे ख्याल में फिर अगर इस तरह की उन्होंने फाइंडिंग दी है तो ये आगे जाके अपीलेट कोर्ट में फैसला फिर खत्म हो जाएगा। तो ये भी अपीलेट कोर्ट इसको देखेगी, एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस करेगी, फिर देखते हैं क्या होता है इसका जी आगे। ठीक, उमैर ने सब अब इन फैसलों के बाद, इन सजाओं के बाद, बिलखुसूस अभी रऊफ साहब ने बताया कि 26वीं तरमीम के ATC से ताल्लुक नहीं, उन्होंने आपको जवाब दिया। और आपने सुना होगा कुंवर साहब को लगता है कि सजाएं सस्टेन होंगी, लेकिन इसके बाद, नाअहलियों के बाद, सजाओं के बाद 5 अगस्त का जो आपका एहतजाज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसके बारे में आज भी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने अपना इजलास किया, वहाँ PTI ने भी पार्टिसिपेट किया, दीगर जमातों ने भी किया। तो इंशाल्लाह ताला वो एक ऑनगोइंग मूवमेंट है, वो इस तरह के ऊंचे हथकंडे नहीं डटे करते। आप जितने मर्जी बंदों को सजाएं कर लें, जो लोग इमरान खान के लिए ऐवान को छोड़ सकते हैं, अपनी सिटिंग गवर्नमेंट्स को छोड़ सकते हैं, तो ये सजाएं क्या उन्हें जो है ना पीछे अपने मिशन से डाल देंगी। देखिए, इस वक्त एक बिगर कॉज एट हैंड है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस मुल्क की हकीकी मानों में आज़ादी की। इस वक्त मुल्क के वसाइल
को इस वक्त खतरा लाहक है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक ऐसे माशरे की जहाँ गरीब बंदा मार्जिनलाइज हो गया है, तो उसमें अगर हम खाली अपने मफाद को देखें और अपनी सजाओं से बचने के लिए साइड लाइन हो जाए तो वो मेरे ख्याल से अवाम के मैंडेट की तौहीन है। 8 फरवरी को तो अवाम के मैंडेट की तौहीन हुई सो हुई, मगर हम दोबारा उस तरह की मैंडेट की तौहीन नहीं होने देंगे। तो हम इस उमर साहब जो जिस तरह से फैसलों में भी लिखा जा रहा है कि पार्टी छोड़ी और नहीं छोड़ी, उसका जिक्र किया जा रहा है, जो मैं अभी मियां रऊफ साहब के सामने बात रख रहा था, लेकिन साथ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब हूँ, शाह महमूद साहब हूँ, अली अमीन, फारूक हबीब, असद उमर, इन्हें सजाएं नहीं हुई। क्या वजह बनी सर? देखिए, ये तो जज साहब ने जिस तरह से उनके रोल देखे होंगे, देखिए मुझे इनसे गर्ज नहीं है कि जो लोग छोड़ दिए, ओवरऑल केस का मेरिट ही नहीं है। केस क्या है, बनाया गया है कंस्पिरेसी की बुनियाद पे। जितने हमारे लीडरान को सजा दी गई है फैसलाबाद में, फैसलाबाद एक तो पहले देख लें कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन कोई नहीं, ठीक है, ना वहाँ जरताज गुल है, ना उमर अजूब की वहाँ को प्रेजेंस है, फिर भी सजा हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो एक बयानी की बुनियाद पे जो बेसिकली जमान पाक में एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई कि इमरान खान की टेबल से नीचे घुस के 2 पुलिस वालों ने जो है ना सुन लिया कि वहाँ कोई साजिश हो रही थी। जब इस तरह की एविडेंस की बुनियाद पे आप लोगों को सजाएं दें, आपने 2-2 साल उनको जलील किया, सिर्फ जलील नहीं किया, चार दीवारी। उमर साहब देखें मैंने उस फैसले के अंदर जो लूप होल से उनका किया उठाया कि ये इश्यूज हैं इन फैसलों में, जो कमजोरियां हैं नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है जहां आप ये कहते हैं कि जी 9 में एक साजिश है, लेकिन 9 में एक फैक्ट भी तो है। वो कौन था वो कौन था जो कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर मिलिट्री यूनिफॉर्म को लहरा रहा था? क्या वो भी साजिश थी? 100% आप देखें, आप वो साजिश देखें कि जब लिबर्टी चौक से काफिला चलता है, कौन है जिसने वहां से जो सिक्योरिटी के एहलकार थे उनको बैरियर से हटाया कि आज भी आप क्या कैंट में दाखिल हो सकते हैं बगैर आईडी कार्ड देखे, तो आपको कोई दाखिल ही नहीं होने देता। तो इतना बड़ा हजूम आ रहा हो, किसी ने वायरलेस पे बताया नहीं हजूम आ रहा, फिर वहां जितनी तैनात नफरी थी किधर गई? लेकिन हजूम की ऑडियोज और हजूम का प्लान भी तो था ना कि कहां जाना है। 9 मई की मुजम्मत भी तो आप करते हैं ना जी। वो तो मगर आप फैसले के मेरिट के ऊपर आप सवाल उठाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैरेलल पीटीए की क़यादत जिम्मेदारी के साथ 9 मई की मुजम्मत भी करती है। तो देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद अलल ऐलान नहीं कर रही, वो तो वीडियोस कोई नहीं दिखाता कि कोई भी कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाएगा, हम एहतजाज कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं कि देखें जिस मैनर में इमरान खान को अदालत के हाथे से अगवा किया गया, क्या उसकी प्रेसिडेंट मिलती है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया। जब वो अरेस्ट इलीगल हो गई, क्या उस चीज का तयन किया गया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बाजार मैनर में एक साबका प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कराया ताकि मुल्क में एक इश्तियाल की कैफियत जनरेट हो, और उस इश्तियाल को गलत फोर्सेस ने यूटिलाइज किया। इसीलिए 12 एक मैं छोटी सी मैं ब्रेक ले लूं जरा। ये आपके जो नुकात हैं ये मैं कुमर साहब के सामने रखूंगा बिलखुसूस कि पार्लियामान में अब क्या हो सकता है, क्या इस्तीफे अगर देती है पीटीआई तो क्या सूरत हाल होगी, ये राय शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं कुमर साहब। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने पहले भी बात की, अब इस सब के बाद जब इतनी बड़ी तादाद में जो अपोजिशन रहनुमा भी हूँ, सेनेटर्स भी हूँ, MP MNAs वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो ज़िमनी इलेक्शंस होते जाएंगे। इस बीच अगर पीटीआई असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला करती है तो क्या असर पड़ेगा पार्लियामान की सियासत के ऊपर? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये तो फैसला उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, जब तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ आ गए थे, उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट से बाइकआउट किया, इस्तीफे देने की कोशिशें की। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस्तीफे दे देंगे, बाई इलेक्शन हो जाएगा। अब मैं तो ये समझ रहा हूँ, आज का प्रोग्राम चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ये नजर आ रहा है कि इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनके बेटे जैन कुरैशी साहब बाहर आ गए, फवाद चौधरी है। अब ये पार्टी के अंदर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाएगा, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जहां जहां ये बाई इलेक्शन होने हैं तो मुमकिन है इनको रिलीफ मिल जाए और इनके नुमाइंदों के खिलाफ कोई मजीद कोई जो है वो कार्रवाई ना हो रही है। आइंदा कौमी असम्बली में जो आएंगे वो शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप आएगा। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी जो है वो आइंदा पीटीआई की क़यादत को संभाल लेंगे। तो इस सारे मामला तो तय हो रहे हैं, नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। इनका चैप्टर क्लोज हो गया, बेशक इस्तीफे दे दें,
बाई इलेक्शन तो करवा देंगे, पूरी पार्लियामेंट में ये इस्तीफे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस लिहाज से कि गवर्नमेंट पूरी तैयार हो गई है, मुसम्मम इरादा हो गया अच्छा। कि इन्होंने स्टेट पर हमला किया है। मैं लॉ मिनिस्टर था गवर्नमेंट पंजाब में जी, उस वक्त जब ये वाकया पेश आया, निगरान हमने सारे दौर में। इलाके देखे हैं जहां से कार्रवाई हुई है। जिन्ना हाउस लाहौर मैंने देखा, बिल्कुल नजर आतिश कर दिया गया था। इसी तरह मियां वाली का भी देखा हमने, फैसलाबाद का भी देखा, वो बिल्कुल किसने किया कैसे किया हम उस पर बहस नहीं जाते हैं, लेकिन हालात ये है कि स्टेट पे हमला था। अब हमारी अदालतें भी इनको कोई किसी किस्म का रिलीफ देने का मुझे नजर नहीं आ रहा कि जिन्होंने स्टेट पर हमला किया और मुजरिम करार दे दिए कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए और इलेक्शन कमीशन को डिनोटिफाई कर देता है, इनका तो मुस्तकबिल खत्म हो गया। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि अब ये पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप सामने आ जाएगा, इसमें फवाद चौधरी भी आ जाएंगे, जैन कुरैशी भी आ जाएगा और बाकी जो जो चीजें हैं वो सामने सामने आपके सामने आ जाएगी। अब ये इनका कहना कि हम 5 अगस्त को बहुत बड़ा कर रहे हैं जी, 5 अगस्त का तो डेट ही गलत रखी उन्होंने। वो तो कश्मीर के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। जब कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत और 35 को वापस ले दिया गया था, तो उस पर तहरीक चली, उस पर हंगामे होने हैं, तहरीक होनी है, एहतजाज होना है, तो वही तारीख रखने की क्या जरूरत थी। अब अगर चलिए तारीख रखी भी गई है तो अवाम ने बाहर नहीं आना, अवाम को नजर आ गया है कि कोई सजा हो गई है, सजा वापस नहीं होगी। उमर न्याई साहब, आपने कुंवर दिलशाद साहब की खबर सुन ली, वो खबर दे गए आज। वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप निकलेगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा, वो चेयरमैन बनेंगे, उनके लोग फिर ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे और वो आएंगे पार्लियामान के अंदर। 5 अगस्त की तारीख भी आपकी गलत है, हवाला भी उन्होंने दिया है। मेरे दोस्त शाह साहब, हमें पता है, आपको पता है शाह महमूद कुरैशी के पीछे बड़ी रूहानी जो है, बुजुर्गों की ताकत भी उनके साथ है। अच्छा, माशाल्लाह। वो भी हमें मालूम है कि बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियत पाकिस्तान की जो है वो उनके साथ खड़ी है। अच्छा, तो ये नजर यही आ रहा है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान की फर्स्ट पार्टी हो या सेकंड पार्टी होगी। मैं अब उमर साहब से भी पूछ लूँ ना, आपने तो बहुत बड़ी दलील दे दी कि रूहानी शख्सियत भी उनके साथ है, वो खुद हालांकि गद्दी से नुमाइंदा रखते हैं। उमर साहब, ये सुन लिया आपने मुस्तकबिल का हाल? जी बिल्कुल सुन लिया जी। शाह साहब से मेरी पिछले वीक कोट लखपत जेल में मुलाकात भी हुई थी और शाह साहब देखें, शाह साहब का एक अपना डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। वो कभी एग्रेसिव नहीं होते, बड़े धीमे मिजाज के, और आज भी वो उसी मौकिफ के साथ खड़े जो इमरान खान का मौकिफ है। अच्छा। और इस तरह की कोई उम्मीद लगाना कि शाह साहब इमरान खान साहब से हट के कोई स्टेप ले लेंगे, उनका इतनी क्लैरिटी मुझे नजर आई है। वो कहते हैं कि जहां मेरा कहीं नुक्ता इख्तिलाफ हो, मुझे चीज पसंद नहीं आएगी, मैं साइड में जरूर हो जाऊंगा, मगर इस तरह की वो पॉलिटिक्स के कायल नहीं है जिस तरह कंवर साहब इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन उन्होंने 5 इस्तीफे दे रहे हैं। वैसे कोई पार्टी के अंदर राय पाई जाती है कि सबके बाद अब इस्तीफे दे देने चाहिए? देखिए, राय तो मुख्तलिफ तरह की होती है। जिसका गौर साहब ने इजहार किया, जाहिरी बात है ये भी एक राय मौजूद है, मगर जाहिरी बात है राय को मैच्योर करने के लिए उस पर गुफ्तो शनीद होगी। कल उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारे पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, अगर उसमें होता है तो ये जरूर चीज जेर बहस आएगी और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो पार्टी ने डिसाइड करना है इस पे फिर सारों को बताया भी जाएगा। अच्छा मियां रऊफ साहब, अब आप भी चूंकि मौजूद हैं, ये 26वीं तरमीम का तो ताना मिलता ही है, हम तो सुन रहे हैं 27 भी आ रही है, क्या होगा सर इसमें? और फिर सुप्रीम कोर्ट बार कहाँ खड़ी होगी? देखिए, 27वीं तरमीम के हवाले से महज अभी तक अफवाह है। जो जिम्मेदार हल्कों से जब रब्ता करने की कोशिश की, वहां से कोई ऐसा जवाब नहीं आया। फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है वहां पे। जहां तक ये पीटीआई के जैसे अब ये बता रहे हैं, इनके पास एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है, इनको मुस्ताफी नहीं होना चाहिए, लीगल बैटल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट में काफी खला है, शॉर्ट कमिंग है, तो उसको अपने कोर्ट में जाए। उम्मीद है कि वो सस्पेंड हो जाएगी और इससे अगर ये बरकरार रहती है तो माशी सूरत हाल भी खराब होने का खतरा है और सियासी कशीदगी पैदा होने का खतरा है। तो मुल्क को हम नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अफरा तफरी का शिकार रहे। पहले मकरूज कौम है, तो हमें कोई अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट सियासी तौर पे पैदा करना चाहिए और इनको भी अपना कंडक्ट ठीक करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें। आम आदमी बहुत मुश्किल का शिकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की। कंवर साहब, आपकी राय और खबर अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन सर एक मकबूल और बड़ी सियासी जमात अगर पार्लियामान में नहीं होती, बाकी चाहे ज़िमनी इंतखाब सारे जीत जाए, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उस पार्लियामान की साख क्या होगी? नहीं, पार्लियामेंट की तो अभी कोई वक़्त नहीं है। पार्लियामेंट भी उस टाइम पेपर लगे हुए है। पार्लियामेंट की कौन सी अवाम उन पर एतमाद कर रही है? पार्लियामेंट पर अपने जाती मफादात के तहत कानून साजी होती है। तो आप तो जितने भी कानून साजी हुई है उसमें अवाम को क्या फायदा मिल रहा है? अवाम तो अपने चीनी के चक्करों में, शुगर के मामला में उसी में फंसी हुई है।
लेकिन मामला यह है कि अगर सब कुछ चले भी जाए तो कौन सा इंटरनेशनल लेवल होगा। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम कर लिया है और वो अब साउथ एशिया की क़यादत पाकिस्तान ने संभाल ली। ये जो छोटी मोटी वारदातें हो रही हैं, सेनेट में जाए, कौमी असम्बली में जाए, इससे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से कोई वास्ता नहीं है। वो अपना तो कहेंगे ठीक है, पाकिस्तान में जमहूरी मामला चल रहा है, इंडियन जो है वो ख्वारजी आ गए हैं, इंडियन की शक्ल में दहशतगर्द आ गए हैं पाकिस्तान में, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। आप ये देखें ना कि सबसे बड़ी अहम बात नजर आ रही है कि पहले जब 135 मेंबर थे, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो गई थी, 135 अरकान ने बाइकाट किया, तो फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपको बाइकाट करने की क्या जरूरत थी, आप असेंबली में बैठते, बड़ी मजबूत लीडरशिप थी आपकी अपोजिशन, आप छोड़ के बाहर आ गए। इवन के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने मिलते खुशामदें की कि जनाब क्या कर रहे हैं। फिर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इनकी बड़ी शानदार हुकूमत थी और बड़ी मिसाली हुकूमत थी, खासतौर पंजाब में परवेज इलाही की क़यादत में, लेकिन वो भी जबरदस्ती इस्तीफा दे के वो असेंबली डिसॉल्व करवाई, पंजाब की भी खैबर पख्तूनख्वा की भी। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। 23 मई का वाकया हो गया। अगर वो पंजाब में की गवर्नमेंट रहती तो 23 मई का वाकया भी नहीं होना था और ये सारे मामला जो थे खुश असलंदू से तय हो जाते, ना उसको सजा होने थी और ना वो कैद में जाते। ये सारे अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के खुद जेल बैठे हुए हैं। आप इसको ये पूछें कि अच्छी बड़ी पंजाब गवर्नमेंट चल रही, वो बात तो आपकी ठीक है। उमैर नियाजी साहब, ये जो कंवर साहब बार बार तारीख का 5 अगस्त का कश्मीर का मामला उठा रहे हैं, ये तो वाकई बड़ी नहीं आपने की कि उस दिन का इंतखाब किया, 4 अगस्त कर लेते, 6 कर लेते। जी हाँ, 5 तारीख को हम क्यों रख रहे हैं? 5 तारीख को इमरान खान को अरेस्ट किया गया था जी। अब उनके अरेस्ट को 2 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं, तो 2 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। कम से कम एक पार्टी की तरफ से, पार्टी वर्कर्स की तरफ से उस इकदाम के कंडेमनेशन तो बनती ही है ना। आपने जिस तरह के केसेस में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ना उनका सर है ना पैर है, फिर आपकी जब मर्जी आती है आप केस को शुरू कर देते हैं, जब चाहते हैं केस की खामोशी हो जाती है। और अब आजकल जो अडयाला में जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, ना किसी को जाने दिया जा रहा है, फिर जिस हालात में इमरान खान को रखा जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तनासब से कोई डेट का इंतखाब गलत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया उमैर नियाज़ी साहब, मियां रूफ अता साहब और दिलशाद साहब, आपने हमें वक्त से नवाजा। अब हम ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो ट्रंप सरकार नरेंद्र मोदी के साथ क्या हाथ कर रही है और अचानक पाकिस्तान की मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार हो रही है, इसके पीछे साजिश क्या है और हकीकत क्या है, इसको अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल बासित साहब ने। सिफारतकारी की दुनिया में उनका एक अपना मुमताज़ मुकाम है, दिहाइयाँ बिताई पाकिस्तान के लिए, अहम तरीन जिम्मेदारियाँ वो निभा चुके हैं। ज़हमत हमने उन्हें इसलिए दी कि पिछले 24 घंटों में जो ट्रंप सरकार ने किया है इंडिया के साथ और जो मोहब्बत पाकिस्तान के लिए वो पेश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन लास्ट 24 आवर्स ना सिर्फ टैरिफ 25% इंडिया के साथ वो आयद किया, बल्कि भारत की जो 7 ऑयल कंपनीज हैं उनके ऊपर पाबंदियां आयद की, भारतीय इकॉनमी को डेड इकॉनमी करार दिया, वो इकॉनमी जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बड़ा मान किया करते थे कि ग्रोइंग इकॉनमी है। और फिर पाकिस्तान के साथ गेम चेंजिंग डील की है। यही नहीं बल्कि कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल निकालेंगे, ऑयल रिजर्व्स निकालेंगे। और एक जुमला लिखा अपने, उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर, वो अपनी पोस्ट करते हैं जो एक्स और ट्विटर का मुतबादिल उन्होंने निकाली थी ऐप, और वहाँ पे वो ये लिखते हैं कि हु नोज मे बी they'll be selling oil to India someday। कौन जानता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल निकालेंगे तो एक दिन हम भारत को भी तेल दे रहे होंगे। ये बड़ा सार्केस्टिक और बहुत ही डीप रूटेड सेंटेंस है जो उन्होंने लिखा। तो अब जब ये सब हुआ, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार भी किया, ट्रेड डील की बात भी की, बार बार पाकिस्तान को वो सताइश से नवाज रहे हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रवायती तौर पर ऐसी मोहब्बत जब भी अमेरिका की जानिब से दी जाती है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जन्म लेती हैं कि साजिश है क्या, अमेरिका चाहता क्या है, तेल निकालना वाकयातन या पाकिस्तान का तेल निकालना है। अब्दुल बासित साहब, थैंक यू सर। सबसे पहले ये जो ट्रंप साहब ने भारत के साथ किया 25% टैरिफ एंड देन 7 कंपनीज पर पाबंदी और डेड इकॉनमी तक करार दे दिया, ये तो सर एक फैक्ट ऑफ द मैटर था कि बड़ा क्लोज एलाइज थे दोनों, क्वाड बनाया गया, चीन के मुकाबले में एक थानेदार खड़ा किया जा रहा था, इतने गहरे मरासिम थे। देन व्हाट वेंट रॉन्ग कि ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है वो ये तक कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है? जी अजमल सामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यही एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों
और इसके बारे में दुनिया भर में जो मुबस्सरीन हैं, मैं भारत का टीवी चैनल्स भी देख रहा हूँ, मीडिया, वहां भी अभी तक कोई सही जवाब किसी को मिल नहीं पाया कि आखिर ये या क्या हो गया। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें अभी कोई हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। हम वी वुड नॉट, आई मीन एटलीस्ट आई वुड नॉट लाइक टू जंप द गन, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो पिछली तकरीबन 15-16 सालों से काफ़ी आगे गए हैं। और जिसमें आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया, क्वाड भी बना और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई। और जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इनके मरासिम हैं वो अभी काफ़ी गहरे हैं जी। और वो अब देखना ये है कि ट्रम्प साहब के दौरे इख्तिदार में, जो कि अब 3.5 साल तकरीबन रह गए हैं, इसमें क्या होता है? क्या कोई ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो इंस्टीट्यूशनल तब्दीलियां लेकर आएंगी और एक स्ट्रेटेजिक नोयत की तब्दीली होगी, या ये सिर्फ टेक्टिकल चीज़ें हैं टू बिल्ड प्रेशर ऑन इंडिया? क्योंकि ये भी याद रहे कि अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशनल जो मेमोरी है या जो उसका मैकेनिज्म्स हैं, उसके तहत तो चाइना उनका असल हरीफ है जी आने वाले सालों में। और भारत अमेरिका की कोशिश ज़रूर है कि वो जहाँ चाइना और रशिया के दरमियान कोई रखने पैदा करे, वहाँ भारत और चाइना रूस के दरमियान भी दरारें पैदा करे। तो ये तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। नहीं, उसका उन्होंने, अब मैं पाकिस्तान के ऊपर भी बात करता हूं। वो जो आपने रूस का जिक्र किया, उसका तो उन्होंने जिक्र किया ना बरमला आपने उस पोस्ट में, जहां वो कहते हैं कि ये रूस ले रहे हैं मिलिट्री इक्विपमेंट भी, ये रूस से लार्जेस्ट बायर हैं एनर्जी के, चाइना के साथ भी। और सब जानते हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन में क्या कर रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो एक तासुर आम फहम ये है कि जो उनकी रिलायंस है एनर्जी में, मिलिट्री इक्विपमेंट में रशिया के ऊपर, वो उससे हटा के चाहते हैं कि भारत शायद मुकम्मल रुजू अमेरिका के साथ करे तो उन्हें पसंद है। नहीं अजमल, देखिए 2022 से पहले यूक्रेन वॉर 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई। उससे पहले तो भारत की अगर आप देखिए इंपोर्ट्स एनर्जी की, ऑयल की रूस से, तो वो 1% है तकरीबन। ये तो यूक्रेन वॉर के बाद भारत को एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सरफ नजर किया, हालांकि जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसके तहत भारत पे उस वक्त भी सैंक्शंस लग सकती थी। लेकिन चूंकि भारत ये क्रूड ऑयल लेकर री एक्सपोर्ट करता था रिफाइन करके, तो इससे काफी ज़र मुबादला कमा रहा था और यूरोपियन यूनियन को भी कुछ फायदा था क्योंकि वहां भी एनर्जी की कमी थी। तो इस वजह से वेस्टर्न दुनिया ने सरफ नज़र किया। लेकिन ट्रम्प का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि ट्रम्प ने तो आते ही देखे टैरिफ की बात की, और टैरिफ की बात सिर्फ भारत के लिए नहीं की, ये भी हमें मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि जहां ब्राज़ील पे देखिए 50% टैरिफ लगाई हैं उन्होंने, ट्रम्प ने। तो टैरिफ का तो मामला बिल्कुल एक लिहाज से क्रॉस द बोर्ड है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है। लेकिन जो पेनल्टीज की बात आप कर रहे हैं, वो 10% एडिशनल, वो यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि $87 बिलियन की भारत की एक्सपोर्ट्स हैं। और ये अगर ये 35% लग जाता है तो फिर भारत की प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहेंगी अमेरिकन मार्केट में। तो और लोगों को ये खतरात लाहक हैं भारत के अंदर भी, ये तो अगले आने वाले महीनों और सालों में काफी कुछ अगर ट्रेड नहीं होती तो भारत के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन ये जो बासित साहब ये जो जंग जो हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें जिस तरह से उनका डिफेंस एक्सपोज हुआ और लोकसभा में जिस तरह से अपोजिशन ने उनको सवाल उठाए, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान की बर्तरी थी। एक तो वो फैक्टर जहन में रखिए और फिर दूसरा ये ट्रंप की अनाउंसमेंट्स ये जहन में रखिए। तो इसको देखते हुए आपको लगता है, क्योंकि यू हैड बीन देयर इन इंडिया, के दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मोदीज इरा इन इंडिया? देखिए, जहां तक पाकिस्तान जंग का वॉर, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक जिक्र कर लूं आपके पुराने सवाल का। देखिए, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी जो डिफेंस एक्विजिशन है उसको काफी डाइवर्सिफाई किया है। बल्कि अमेरिका से भी अभी इन्होंने बेशुमार मिलिट्री तैयारे भी लिए हैं, राफेल लिए हैं फ्रांस से, तो काफी हार्डवेयर जो है अमेरिका से भी आ रहा है। अच्छा, जहां तक आपके ये सवाल की बात है पाकिस्तान भारत की जंग की, उसमें यकीनन
एक तो देखिए, भारत ने बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया। जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने 30 मरतबा कम अज कम ये कह चुके हैं कि जी मैंने सीज फायर करवाया है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी वगैरह और जयशंकर सब पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि नहीं जी कोई सीज फायर नहीं करवाया। तो एक पर्सनलाइज भी हो गया ये मामला। और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल का जो दौरा था, मेरे ख्याल में उसने बड़ा अहम रोल अदा किया है। और उनकी जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत के मुतालिक, इस जनूबी एशिया के मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें समझने में मेरे ख्याल में काफी आसानी हुई है। इन द सेंस के अगर आप अमेरिका का मिजाज देखें, सर मेरी नाकिस राय में तो मेरा ख्याल है ये मोदी की जो एंड है उसकी बिगिनिंग हो चुकी है। डू यू एग्री विद दैट? किस चीज की बिगिनिंग? सॉरी, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मोदीज एरा। नहीं, अच्छा, मोदी इरा मुश्किल में तो है, लेकिन ये भी याद रहे अजमल साहब के, एक तो भारत में इस वक्त ऑपोजिशन इज इन डिसअरे। कोई भी ऐसा ऑपोजिशन लीडर आपको नजर नहीं आता जिसके अराउंड, अनलेस के ऐसे सियासी हालात बन जाए तो ऐसी पर्सनैलिटीज निकल आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं, और भी लोग हैं, लेकिन उस किस्म की ऐसी हमें पर्सनैलिटी नजर नहीं आती। फिर ये भी याद रहे कि बीजेपी के अंदर भी इस वक्त कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मोदी को रिप्लेस करें। मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी चूंकि इंतखाबात 2029 में होने हैं, उस वक्त तक तो मोदी सरवाइव कर जाएंगे। अब इन अगले 3 सालों में क्या होता है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात तो कैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए चाइना के साथ भी रीच आउट कर रहा है। जो उसके मसाइल हैं जो उनको हल करना चाहता है, जो गलवान वैली में हुआ 2020 में, कुछ फौजों की डिसएंगेजमेंट की बात भी हो रही है, बल्कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो तो शुरू भी हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात भी हो रही है। तो वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड कर। रिपोजिशन से मुझे याद आ रहा है कि हम क्यों, हमारे ऊपर इतनी मोहब्बत क्यों निछावर फरमा रहे हैं ट्रंप साहब? यहाँ पे हमेशा हमारे यहाँ तज्जिया निगार कुछ साजिशी थ्योरीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, यहाँ से तेल कहाँ से निकालेंगे पाकिस्तान के अंदर से, और कोई दहशतगर्दी के खिलाफ किसी जंग में क्या पाकिस्तान का ताउन दरकार है, जो माजी में भी हमने देखा। क्या वजह है सर जो इस कदर मोहब्बत निछावर कर रहे हैं ट्रंप साहब? एक तो टेक्टिकल वजह हो सकती है जिससे हमने पहले डिस्कस किया। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक वजह मुझे कोई नजर आती है। कि ये जरूर है कि अमेरिका की भी बहुत ख्वाहिश रही है माजी में भी कि हमें चाइना से जरा दूर किया जाए। सी पैक है वो, उसको काबिल अमल ना छोड़ें, और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत पाकिस्तान को इंसेंटिव दें कि वो उसका झुकाव चीन की जानिब ना हो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि माजी के मुकाबले में इस बार सिचुएशन ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा डिफरेंट हो जाती है। माजी में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हार्ड इश्यूज पे उनका इन्हिसार रहा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, दहशत गर्दी हो। लेकिन इस दफ़े मुझे लगता है कि शायद कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा, अगर कोई हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को मिला जुला इम्तिजाज कोई मिल जाए कॉम्बिनेशन, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में हमारे लिए विक्ट्री होगी। इन द सेंस कि हम अगर प्राइवेट कंपनीज को, अमेरिकी कंपनियों को यहाँ पे ला सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ सके, खास तौर पे मिनरल्स में, ऑफशोर ऑयल भी कहीं ना कहीं पहले भी 2019 में एक्सॉन मोबिल यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक्सप्लोरेशन की, फिर काम फौरी तौर पे बंद कर दिया गया, उसकी हमें वजूहात नहीं मालूम हो सकी। लेकिन पॉसिबिलिटीज, प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। और अगर आईटी में, दूसरे सेक्टर्स में अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो इसमें हमारे लिए कोई मुजायका नहीं है। लेकिन हमें बहरहाल ये एहतियात जरूर करनी चाहिए और अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसको सामने रखना चाहिए कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उस हवाले से नहीं हो सकता जो कि हम माजी में भी देखते रहे। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो चाइना के साथ ही रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हम जो भी इकदाम करें, जो भी कदम उठाएं, उसको बड़े एहतियात से, ताकि हम जहां हम फायदा हासिल कर सकते हैं अमेरिका से, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बासित साहब, आप तज्जिया किया और दरिया को कूजे में बंद किया पाकिस्तान की तरजीहात क्या होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो यही है कि भारत को खरी खरी सुनाई जा रही है, डेड इकॉनमी करार दिया जा रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है, और पाकिस्तान से मिलके
तेल ढूंढने का काम जो है उसका ऐलान भी किया जा रहा है। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।